बनाए थे और साइटोप्लाज्म के बारे में बताया कि साइटोप्लाज्म जो होता है सेमी फ्लूइड मटेरियल है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। वो सेल वॉल्यूम को ऑक्युपाइज करता है और सेलुलर एक्टिविटी जो भी होता है उसका मेन साइट या एरेना होता है। क्यों भाई मेन साइट या एरेना क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, सबका जो भी सेलुलर एक्टिविटी होगा उसका मेन साइट कौन होगा? आपका साइटोप्लाज्म होगा। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ढेर सारे कैटेलिटिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम इंजाइम्स कहते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कैटेलिटिक इंजाइम्स, कैटेलिटिक प्रोटीन्स और इंजाइम्स, cytoplasm is the main site of cellular activities and contains a number of membrane bounded cell organelles or even non-membranous cell organelles like ribosomes. मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं, है ना, या सेल ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं? क्वेश्चन आएगा, दिमाग में आएगा कि सेल ऑर्गेनेल्स से हम समझते क्या है। तो किसी भी सेल के अंदर, है ना, आपका चाहे तो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस या बीच वाली रचना जिसको हम प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड कह रहे हैं और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस कह रहे हैं, उसको छोड़कर साइटोप्लाज्म में जो भी स्ट्रक्चर पाया जाता है, समानतः प्रोकैरियोट्स रहेगा तो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं रहेगा, लेकिन यूकैरियोट्स रहने पर वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और उस स्ट्रक्चर को ही कहते हैं ऑर्गेनेल्स। तो फिर से कह रहे हैं, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर या न्यूक्लियोइड को छोड़कर बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स पाया जाता है उन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को हम एक साथ सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स में कौन हो जाएगा? तो सेल ऑर्गेनेल में यहां पर आ जाइए, राइबोसोम हो सकता है, यहां पर आ जाइए तो ये आपका मीसोसोम हो सकता है, यहां पर आ जाइए प्लाज्मिड हो सकता है। तो लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स का बात करेंगे तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, वहां पर जो है ना वो आपका लाइसोसोम हो जाएगा, वहां पर आपका गोल्जी बॉडी हो जाएगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म समझ लिए, सेल ऑर्गेनेल समझ लिए, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है न्यूक्लियस को छोड़कर या न्यूक्लियोइड को छोड़कर उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं। समांतर सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है यूकैरियोटिक में ज्यादा बोला जाता है और वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, दिमाग में रखना है। लेकिन अब यहां पर आते हैं, हम एक प्रोकैरियोटिक सेल लिए हैं, उसका स्ट्रक्चर को देखना चाह रहे हैं। इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर को देखना चाह रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कॉमन प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको बताए थे बैक्टीरिया होता है। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल को लिए हैं, उसको देखने के लिए सबसे बाहर में चलो, तो बाहर से जो है ना 3 लेयर से वो घिरा होता है। सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो म्यूसिलेज होता है, ये आउटर है, आउटर लेयर है। हाँ, उसके बाद सेकेंड लेयर जो होता है म्यूसिलेज, या इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं या कैप्सूल कहते हैं। और दूसरा जो होता है मतलब मिडिल जो इसका होता है वो आपका कौन होता है? सेल वॉल होता है। और जो इनर लेयर होता है उसका नाम है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को एक साथ हम सेल इन्वेलप कहते हैं। किसी भी प्रोकैरियोट्स में इन तीनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? तीनों को एक साथ सेल इन्वेलप कहते हैं, सेल इन्वेलप, सेल का कवर, ठीक है, सेल इन्वेलप कहते हैं। तो सेल इन्वेलप प्रोकैरियोट्स में क्या है भाई? तो सेल का आउटर लेयर है, कितना होता है? 3 लेयर होता है। सबसे बाहर वाला म्यूसिलेज होता है जो कि वाटर रहने पर लसलसा चपचपा हो जाता है, उसको म्यूसिलेज कहते हैं। लेकिन अगर वाटर ना हो, ड्राई कंडीशन हो, तो उस समय वो हार्ड हो जाता है और उसको कैप्सूल कहते हैं। सामान्य रूप में इसको ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। दूसरा जो लेयर होता है उसके बाद वो होता है सेल वॉल का। सबका कंस्टिट्यूएंट्स आगे देखेंगे किसका 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 ये बना होता है, लेकिन जो तीसरा और सबसे अंदर का लेयर होता है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आउटर म्यूसिलेज या कैप्सूल, सेकेंड में सेल वॉल या मिडिल वाला लेयर, और सबसे अंदर का लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आ जाइए राइबोसोम है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसका राइबोसोम 70S का होता है। क्या होता है 70S, क्या होता है 80S, वो अभी हम दिखाने वाले हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोइड का। न्यूक्लियोइड क्या होता है? बैक्टीरिया के या फिर प्रोकैरियोट्स के सेल के सेंटर में एक डार्क बॉडी पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं। समांतर ये न्यूक्लियोइड जो होता है बैक्टीरिया में, वो सर्कुलर डीएनए का बना होता है, जिसे हम जीनोफोर कहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आपका है मेन जेनेटिक मटेरियल, ध्यान रखिएगा, मेन जेनेटिक मटेरियल है ये, ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल है या स्ट्रक्चर है। मतलब बैक्टीरिया का जो भी कैरेक्टर्स है उसको कंट्रोल ये करता है, दो चार को छोड़कर। किसको किसको छोड़कर और कौन करता है उनको, उसको हम बताएंगे। पहले यहां आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ सेल इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? कुछ पदार्थ जो है ना एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर वो आपका जमा हो जाता है, और जमा होकर एक साथ क्या कहलाता है? सेल इंक्लूजन्स कहलाता है। तो ये स्टोरेज होता है, हाँ ये स्टोर है। यहाँ पर कुछ मटेरियल जो है ना वो स्टोर हो जाता है, एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, और उसको हम कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? सर्कुलर, स्मॉल सर्कुलर डीएनए है। ये आपका थोड़ा छोटा होता है, किसके तुलना में? स्मॉल डीएनए होता है सर्कुलर। किसके तुलना में छोटा होता है? जीनोफोर के तुलना में छोटा होता है। और इसको हम सहायक जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, एसेसरी जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये दो कैरेक्टर को, प्रमुख रूप से दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है किसी भी बैक्टीरिया का। पहला तो ये जो आप प्राइमरी या पिलस देख रहे हैं उसके निर्माण को, अर्थात ये इसका निर्माण यहां से होता है, और उसके निर्माण के साथ साथ सेक्सुअल एक्टिविटी जो करता है बैक्टीरिया, मेल या फीमेल जैसा जो काम करता है वो प्लाज्मिड के कारण ही करता है। तो प्लाज्मिड जो है वो सबसे पहला काम किया, प्राइमरी या पिलस जो है ना उसके निर्माण को ये कंट्रोल करता है। पीली ज्यादा चलेगा, पीली प्लूरल है, पीली के निर्माण को कंट्रोल करता है। और दूसरा क्या करता है वो आपका जो है ना ये इसके सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और एक और हम बता देते हैं कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अभी, और वो कैरेक्टर क्या है? आप सुनते होंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है वो प्लाज्मिड देता है किसी भी सेल को। अभी आप सुन रहे होंगे कि एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है कोरोना वायरस, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता जा रहा है। तो रेजिस्टेंस जो होता है उसमें जीन आ जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो उसको एंटीबायोटिक से बचाता है, एक कवरिंग जैसा काम कर देता है उसके साथ। यहां भी प्लाज्मिड क्या करता है? जीन रखता है पार्टिकुलर एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन के लिए, और ये इस बैक्टीरिया को जिसमें ये प्लाज्मिड होगा उसको उस एंटीबायोटिक से बचाएगा। वो एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं कर पाएगा। जैसे एम्फिसिलिन है, हो सकता है कि एम्फिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन इस पर हो, तो क्या होगा? ये जो बैक्टीरिया है इस पर अगर हम एम्फिसिलिन डालेंगे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन पेनिसिलिन डालेंगे तो ये बैक्टीरिया क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन इसमें नहीं है। तो अलग अलग एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जीन इसमें हो सकता है, या हो सकता है कि एक से ज्यादा एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जीन भी हो। ठीक है, तो प्लाज्मिड का 3 काम दिमाग में रखना है। पहला, पीली का निर्माण, पाइलस या पीली जो है उसका निर्माण को कंट्रोल करता है। दूसरा जो है ना ये प्लाज्मिड क्या करता है? सेक्सुअल एक्टिविटी जो होता है बैक्टीरिया का उसको कंट्रोल करता है। तीसरा ये क्या करता है? थर्ड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है बैक्टीरिया को। हाँ, और समान रूप से एक बैक्टीरिया में नहीं रहता, बल्कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में मूव करता रहता है। इसलिए कोई एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को अगर रख दिया जाए बैक्टीरिया के समूह में, तो उसमें कई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बन जाएंगे, कॉलोनी बना लेगा, ये समूह बना लेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। अब हम आगे आते हैं, तो अगला रचना है मीजोसोम, फ्लैजिलम, सॉरी पहले फ्लैजिलम कर लेते हैं। फ्लैजिलम जो होता है ना, लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? इसको मूवमेंट में मदद करता है, फ्लूइडी मीडियम में मूवमेंट में पतवार जैसा काम करता है। जैसे कि नाव में पतवार काम करता है, उसी तरह से ये मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करने के कारण इसको मूव करने में मदद करता है। तो इसका काम हो गया, फ्लैजिलम का काम हो गया मूवमेंट देना इसको। नेक्स्ट, ये जो मीजोसोम है, मीजोसोम का बात कर लेते हैं। मीजोसोम आप देख रहे होंगे ये सेल मेम्ब्रेन का इंक्लूजन्स है, अंदर की तरफ जो है ना वो क्या हुआ है? इंक्लूड हो गया है, वो अंदर की तरफ जो है ना उसमें प्रोजेक्शन निकला है, इन्वेजिनेशन ज्यादा अच्छा रहेगा सर। तो ये जो है ना आपका सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है। कौन? मीजोसोम। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है।
मतलब एटीपी का निर्माण करवाता है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ हिस्सा जो है ना, जो आपका जिसमें इन्वेजिनेशन हो जाता है, फिंगर लाइक, वो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में निकल जाता है, उसको हम मिसोसोम कहते हैं। और वो क्या करता है? वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है। मिसोसोम में समानतः 3 स्ट्रक्चर नजर आता है, या तो थैलीनुमा रचना नजर आएगा जिसको वेस्कल कहते हैं, या ट्यूबनुमा रचना नजर आता है जिसको ट्यूब्यूल कहते हैं, या फिर वो आपका लैमिला है ना, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे लैमिला कहते हैं। तो ये जो मिसोसोम है उसमें आपका वेस्किल हो सकता है, ट्यूब्यूल्स हो सकता है, लैमिली हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, पाइली या पीलस। सिंगुलर है तो पीलस हो जाएगा। ये जो पाइलस है ये क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बैक्टीरिया को एक दूसरे से अटैच होने में मदद करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये प्राइमरी भी जो है ना, वो भी आपका इसको अटैचमेंट में मदद करता है, सबस्ट्रेटम वगैरह से चिपकने में मदद करता है। तो ये दोनों जो है ना अटैचमेंट में मदद करते हैं, और कोई खास इसका रोल नहीं होता है। ये दोनों के दोनों इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, जबकि फ्लैजिलम मूवेबल होता है, मूव करता है, ठीक है। तो ये आपका बैक्टीरिया का एक सामान्य जो है ना स्ट्रक्चर था जो आपको हम बताएं, ठीक है। लेके आते हैं अभी सेल से। तो आपको हम एक बैक्टीरिया दिखा रहे हैं, कॉमन सा प्रोकैरियोटिक सेल दिखा रहे हैं। ये बैक्टीरिया है इचरेचिया। हाँ, पर अभी हम कुछ सेल देखते हैं, और एक सेल है आपका प्रोकैरियोटिक, और उस सेल को देख रहे हैं यहाँ पर हम बैक्टीरिया को। ये सेल है, बैक्टीरिया सेल है, और इस सेल को हम इचरेचिया कोलाई या ई कोलाई कहते हैं। ये आपके कोलोन में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अभी जो बोर्ड पे फिगर हम देख रहे थे उसको ये कंप्यूटराइज उसका फिगर है, हाँ, या फिर माइक्रोस्कोपिक फिगर है जिसको हम देख रहे हैं। अब इसको जरा सा यहाँ पर आइए, इसमें देख रहे होंगे आप प्राइमरी जो है ना है आपका, और तो और पीलस भी है कुछ। तो पीली और प्राइमरी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कुछ, ठीक है। देखिए कुछ ब्लू से छोटा छोटा है ना, और कुछ आपका देख रहे हैं ये ट्यूबुलर है। तो ये जो है ना, ये आपका जो ब्लू से नजर आ रहा है छोटे छोटे, वो आपका प्राइमरी है। देख लीजिए, ये पतला सा आपको ब्रिस्टल जैसा नजर आ रहा है, धागा जैसा नजर आ रहा है। और ये जो आपका देख रहे हैं लंबा ट्यूब जैसा व्हाइट नजर आ रहा है, ये आपका क्या है? पीलस है या पीली है, ढेर सारा। और ये जो बाहर से नजर आ रहा है ये कैप्सूल है, हाँ, सेल वाल के ऊपर में। ये जो आप एक देख रहे हैं लंबा पूंछ जैसा जो उजला जैसा नजर आ रहा है, ये आपका जो हम वहां पर आपको लेबलिंग किए थे पीछे, फ्लैजिलम, वो आपका फ्लैजिलम है। तो ये कुछ एक स्ट्रक्चर है, एक सामान्य सा, ये चिरेसिया कोलाई या ई कोलाई जिसको बोलते, एक बैक्टीरिया है जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन में पाया जाता है। उसके अंदर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए प्राइमरी और पीली दोनों है इसमें, है ना। पीली पतला होता है, छोटा होता है। अब यहाँ पर आइए, इसको जब हम काट के अंदर देखते हैं तो देखिए ये आपका न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर। इसको जब हम बड़ा करके देखते हैं तो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसे जीनोफोर बोलते हैं। और ये जो आपको नजर आ रहा है गोलाकार जैसा स्ट्रक्चर, ये है जीनोफोर, सॉरी ये है प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए। और ये जो उभरा हुआ जैसा रचना नजर आ रहा है, इसमें कुछ सेल इंक्लूजन्स हैं और कुछ राइबोसोम्स हैं। और ये जो आपका फ्लूइडी स्ट्रक्चर है या फ्लूइडी मीडियम है, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर देखिए सबसे बाहर वाला हो गया आपका ग्लाइकोकैलिक्स या इन्वेलप, है ना। सेल इन्वेलप का सबसे आउटर मोस्ट जो है ना लेयर है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल। उसके बाद सेकेंड वाला जो है ना उसका नाम है सेल वाल, और सबसे अंदर का जो ये व्हाइट जैसा नजर आ रहा है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। आपके मन में आ रहा होगा सर तो ये तो सेल वाल या सेल इन्वेलप के ऊपरी लेयर से ग्लाइकोकैलिक्स से निकला हुआ है एक पीली, जबकि जो फिगर में बताए थे वो तो आपका सेल मेम्ब्रेन से था। देखिए सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर कैसा है? व्हाइट है, और वो जो बाहर निकला हुआ है वो सब व्हाइट है, जबकि ये जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो लेयर है वो देखिए वो डार्क रंग का है, रेडिस है। तो रेडिस नहीं है, ये निकला कहां से है? सेल मेम्ब्रेन से निकला है, ध्यान रखना है। जबकि ये जो फ्लैजिला जिसको बोल रहे थे, देखिए ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला कहां से निकला है? साइटोप्लाज्म से निकला है, साइटोप्लाज्म से निकला है। तो इचरेचिया कोलाई या ई कोलाई का बात हम कर रहे थे। अब इसमें देखो जीनोमिक डीएनए है, जो न्यूक्लियोइड था उसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं बड़ा करके। ये आपका जो है न्यूक्लियोइड है, जिसको यहाँ पर देखो दो डीएनए का धागा के रूप में है, इसको हम अंदर से बाहर बड़ा करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो इसमें आपको प्लाज्मिड बताए थे अभी,
है ना, गोलाकार स्ट्रक्चर था प्लाज्मिड का। देखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हाँ, 2 धागा, छोटा सा डीएनए है, ज्यादा उलझा हुआ नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम प्लाज्मिड को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो देखिए 2 धागा का है प्लाज्मिड, है ना, 2 लेयर का बना, डीएनए का 2 धागा का बना होता है। और इसका काम आपको बताया थे, मेनली 3 फंक्शन है। प्लाज्मिड के बारे में लिखे हैं यहाँ पर कि प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, छोटा होता है किसके तुलना में, जीनोफोर के तुलना में। और इसका 2 से 3 काम है, जिसमें सबसे प्रमुख काम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि इस पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है। और दूसरा काम आपको बताए थे, पीली वगैरह के निर्माण को ये कंट्रोल करता है, और सेक्सुअल एक्टिविटी जो होता है किसी बैक्टीरिया का, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ये प्लाज्मिड का उपयोग क्या होता है। ये प्लाज्मिड के बारे में ज्यादा हम नहीं जानते थे, ज्यादा जो है ना इसका उपयोग शुरू हुआ जब बायोटेक्नोलॉजी आया। बायोटेक्नोलॉजी में इसको जीन टैक्सी कहते हैं। जो भी जीन को किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो उसके लिए इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है ना, उसका उपयोग किया जाता है टैक्सी के रूप में। उसको काट दिया जाता है किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो और जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटा जाता है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मनुष्य के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को काटा जाता है, डीएनए को काटा जाता है। और जिस जिस जीन को या डीएनए के टुकड़े को डालना है किसी ऑर्गेनिज्म में, उस डीएनए के टुकड़े को काट के निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक दिखाना चाह रहे हैं, ह्यूमुलिन एक बनाया गया है, मतलब ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला एक बैक्टीरिया इशेरिशिया कोलाई में बनाया गया है। कैसे बनाया गया था देख लीजिए, उसके प्लाज्मिड को निकाला गया, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया गया, जो कैंची जैसा काम करता है, वो आपका क्या करता है, नेचुरल सीजर कहलाता है। और ये क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर काट देता है। उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ह्यूमन जो आपका है क्रोमोसोम, उसको निकाल के काटते हैं उसके डीएनए को, और उस पार्टिकुलर जीन को, जैसे हम इंसुलिन के जीन को निकाल लिए, ठीक है। अब इसको दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, वो जोड़ देता है 2 अलग अलग डीएनए को आप एक दूसरे के साथ। यहाँ पर देखिए ह्यूमन जीन और प्लाज्मिड डीएनए, जो प्लाज्मिड जो आपका था, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया। किसके मदद से, डीएनए लाइगेज से। काटा कौन था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे तो सेम साइड कटेगा, हाँ, बैठने में भी ठीक रहेगा। अब ये जो आपका डीएनए मिला, इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको जिस सेल में डाल देंगे वो सेल हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट सेल, जिस ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या जीएम ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, या सेल कहलाएगा, जीएम सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मिड आपको दिखा दिए, न्यूक्लियोइड दिखा दिए, राइबोसोम का बात थोड़ा सा कर रहे थे। साइटोप्लाज्म में ये जो इंक्लूजन्स है उसका नाम है, उसमें कुछ राइबोसोम था। राइबोसोम का बात में हम आ रहे थे। देखो राइबोसोम जो होता है 2 सब यूनिट का बना होता है, एक बड़ा सब यूनिट होता है और एक छोटा सब यूनिट होता है। दोनों सब यूनिट मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक राइबोसोम रचना के रूप में काम करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए एक ऊपर से ये राइबोसोम का सब यूनिट है और एक नीचे से दिखा रहे हैं। इसको देख लो, ये राइबोसोम आपका देख लिए बढ़िया से। अब इसमें देख रहे होंगे आप, फरो कुछ नजर आ रहा है, धसाव जैसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक दूसरे को जुड़ने में मदद करता है दोनों। अब राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स का अलग होता है, यूकैरियोट्स का अलग होता है। जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मतलब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में भी नॉन मेम्ब्रेनस और यूकैरियोट्स में भी कैसा, नॉन मेम्ब्रेनस। ये आपका प्रोटीन का निर्माण करता है यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। किससे, एमआरएनए से। एमआरएनए से जो है ना, ये आपका सूचना प्राप्त करता है और उसी के अनुसार प्रोटीन बनाता है। ये जो आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में इसको प्रोटीन का साइट कहते हैं या फैक्ट्री कहते हैं। जहां भी जो भी आपके सेल होंगे वहां अगर प्रोटीन बनाना होगा तो कौन बनाएगा उसका प्रोटीन को, राइबोसोम बनाएगा। और राइबोसोम को किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है यह सूचना कौन देगा, एमआरएनए देगा। इस सब के बारे में डिटेल से आगे भी देखना है, देखेंगे हम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है, चूंकि हम बताया आपको कि कोई भी राइबोसोम जो होगा उसमें 2 सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक छोटा एक बड़ा। तो प्रोकैरियोटिक जो आपका राइबोसोम होता है उसमें जो लार्जर सब यूनिट होता है 50S का होता है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट जो होता है 30S का होता है ना। एक छोटा यूनिट 30S का और बड़ा यूनिट 50S का, दोनों आपस में जुड़कर 70S का राइबोसोम हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 50 और 30 जोड़ने पर 80 होता है, 70 कहां से होगा।
तो होता क्या है कि दोनों में फरो है और दोनों जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना तो दोनों का कुछ हिस्सा एक दूसरे में क्या होता है, जो अंदर हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाता है, जिसके चलते इनका साइज क्या होता है, मिलने के बाद 50 और 30 जुड़ने के बाद भी कितना आ जाता है, 70 हो जाता है। इसी तरह से यूकैरियोट्स में होता है। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बात पहले कर लें कि एस क्या है। एस जो है ना इकाई है, यूनिट है, जिसके मदद से हम बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनेल्स या सेल के अंदर जो इंक्लूजन्स होते हैं साइटोप्लाज्म में उसको मापते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसका साइज देखते हैं। एस जो है ना, इसके बारे में सबसे पहले इस यूनिट के बारे में श्वेदबर्ग साहब के द्वारा बताया गया था, जो कि एक सेल पर काम करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, उन्हीं के नाम पर इसका नाम श्वेदबर्ग यूनिट पड़ा। उनका कहना था कि जो ज्यादा भारी होगा वो तेजी से नीचे जाएगा और जो आपका कम भारी होगा वो किसी लिक्विड में या फ्लूइड में डालने पर धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो सेडिमेंटेशन रेट के आधार पर ही उसका हम लोग क्या करते हैं, इस यूनिट को यूज करते हैं। अर्थात कोई राइबोसोम पर अगर 70S लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका सेडिमेंटेशन रेट कितना है, 70 है। अगर 80S है तो उसका सेडिमेंटेशन रेट मतलब समझते हैं ना, टाइम के सापेक्ष में कोई काम को पूरा करना, तो सेडिमेंटेशन रेट उसका कितना हो गया, 80S होगा। अब यहाँ यूकैरियोटिक राइबोसोम को देख लो, बड़ा वाला 60S का होगा, छोटा वाला 40S का, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर कितना होना चाहिए था, 100, और ये होता कितना है, 80S। तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक होता है 70S का होता है, उसका जो लार्जर होता है सब यूनिट वो आपका 50S का, और स्मॉलर जो होता है 30S का, जबकि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसका लार्जर 60S का और स्मॉलर 40S का, अर्थात ये 80S का राइबोसोम होता है। ठीक है, अब हम साइटोप्लाज्म के में कुछ और स्ट्रक्चर को बताएं, इसको हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कुछ और स्ट्रक्चर उसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, जैसे वैक्यूल भी कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसको नेक्स्ट डे देख लेते हैं।